No, I'm not NEET experienced. हेलो, गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। आज फिर से आप सबका वेलकम करते हैं। तो फटाफट से सारे कोई जुड़ जाओ क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तहलका मचेगा भाई। 2022 बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको तहलका मचाना है तो फटाफट से आप इस सेशन को ज्वाइन करो और लाइक करो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को, क्योंकि आज का घमासान मुकाबला होगा। चीजों को समझेंगे। रोज चैप्टर नाम क्यों पड़ा, आखिर अज्ञे जी ने इस चैप्टर का नाम रोज क्यों पड़ा, क्यों रखा रोज, इसका क्या है इसके अंदर। आइए कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे आज। कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक हिंदी अर्थों को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। भले थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए पर आप अंत तक डगमगाओगे नहीं क्योंकि आप बिहार वाले हो, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। प्लीज आप सबको एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, प्लीज सब कोई आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना दोस्त, क्योंकि आज तो भैया टक्कर की होगी। रोज कहानी संपूर्ण हिंदी अर्थ एक ही वीडियो में होगा। मालती के जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे, आखिर मालती का जीवन ऐसा क्या था। आप सुन करके आप सुनो पूरा उसका हिंदी अर्थ पूरा सुनना, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा था उसके अंदर। ठीक है, चलो जी बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इस चैप्टर के लेखक जो है हमारे वो है अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी इस चैप्टर के लेखक है। इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इन्हें हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अज्ञे जी। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय करते हैं कि लेखक इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अज्ञे जी का जन्म हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911 को। चैट सेक्शन में आप लिखोगे, चैट सेक्शन में आप डेट ऑफ बर्थ इनका सब कुछ लिखो, ठीक है ना। आज तो भैया तहलका मचेगा, आप सब कोई रहिएगा लास्ट तक निधन, क्योंकि आप रहोगे तो हमें एनर्जी मिलता है और फिर हम तो तहलका मचाएंगे। ठीक है, निधन यानी कि इनका मृत्यु जो हुआ था 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हो गया था और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था। सब कोई चैट सेक्शन में नोट। जन्म स्थान इनका कहाँ है? देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया में इनका क्या हुआ था दोस्त? जन्म हुआ था। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पंजाब के करतारपुर में इनका मूल निवास था। इनके माता जी का नाम था बयंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये क्वेश्चन बड़ी ही जबरदस्त है और कई बार पूछा गया है कि लेखक के माता जी का नाम क्या था। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना सर को, यही है अज्ञे जी। ठीक है, तो इनका जो माता जी का नाम था इनकी नाम था बयंती देवी और पिताजी जो थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। शिक्षा की दोस्त अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक 4 साल ये लखनऊ में ही घर पर अपना पढ़ाई किए हैं। मैट्रिक परीक्षा 1925 में किए और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये क्वेश्चन पूछता है कि अज्ञे जी के इंटर की जो पढ़ाई हुई थी वो कहां से हुई थी? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था दोस्त। ध्यान से सुनना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। और अगर हम बात करते हैं बीएससी की तो बीएससी उन्होंने पढ़ाई 1929 में किया फॉर्मन कॉलेज से। किस कॉलेज से? फॉर्मन कॉलेज से। ध्यान रखना दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए। 1927 में उन्होंने इंटर की परीक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, हाँ कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और फाइनली बीएससी की परीक्षा जो हुई उनकी 1929 में हुई दोस्त, वो भी फॉर्मन कॉलेज से। एमए उनका अंग्रेजी सब्जेक्ट से हुआ
और अगर हम सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्त, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी हमारे अज्ञे जी को सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही अच्छे, इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। ये 10 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में दोस्त? 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लेखन का काम शुरू कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लेखन शुरू किया था? तो दोस्तों बताना 10 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इनके द्वारा रचित मुख्य कविताएं, कहानियां, उपन्यास जो भी है, एकांकी वगैरह क्या है वो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रोज चैप्टर की। एक्चुअली अज्ञे जी के द्वारा एक गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में एक कहानी आई थी। 1934 में एक कहानी आई थी। कब आई थी दोस्त? 1934 में, जिसका नाम था गैंग्रीन। अब आप कहोगे सर गैंग्रीन क्या होता है? एक्चुअली गैंग्रीन एक तरह का जख्म होता है जब किसी के शरीर के अंग में, या पैर हो या फिर आपका हाथ हो, कांटे चुभ जाते हैं तो एक घाव सा हो जाता है, अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, घाव सा जख्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन। तो 1934 में गैंग्रीन नामक एक कहानी थी। वही कहानी का शीर्षक बदल करके उन्होंने क्या रखा? रोज रखा दोस्त। क्या रखा? रोज रखा। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि बाद में इसका शीर्षक लेखक द्वारा रोज कर दिया गया। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो रोज चैप्टर है वो दोस्तों क्या है? वो कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। ध्यान रखिएगा, क्या है दोस्तों? कहानी है। बहुत ही बढ़िया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम की चीजें है। ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। और मेरे सारे स्टूडेंट से विनती है कि जितने लोग अभी हो भाई, आप सब कोई लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि लगातार हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, एक एक मार्क्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनेंगे इस चैप्टर को विदाउट स्किप किया, आप लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। जैसे अर्धनारीश्वर का एक्सप्लेनेशन तहलका मचा गया था ना, उसी तरह से आज भी होने वाला है। चलो जी, फाइनली ये हो गया आपका। अब चलिए, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सुनिएगा आप सब कोई, इसके अंदर क्या था। पुस्तक अगर आपके पास है तो भी ठीक, नहीं है तो हमारी मुंह जबानी को सुनिएगा और शांति से प्लीज चीजों को समझना दोस्तों, क्योंकि चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही मजा आ जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना। चलिए, रोज। अब हम बात करते हैं कि रोज सर, पहले आप बताओ कि इस चैप्टर का जो शीर्षक का नाम रखा गया, ये रोज क्यों रखा गया? देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक स्त्री आती है जिसका नाम होता है मालती। उनके पति रहते हैं महेश्वर और उनका एक बच्चा रहता है जिसका नाम होता है टेटी। एक्चुअली होता क्या है कि मालती का जीवन कुछ इस तरह से सुना सना था, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहे, एक नियत गति से डेली का उसका रूटीन फिक्स हो गया था और नीरस सा माहौल बन गया था उसके घर का, जहां पर मतलब कोई भी रोचक तथ्य नहीं था, बहुत ही ज्यादा उदासी का माहौल था। क्यों इस तरह का था, क्या था, कैसे था, पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मालती का जीवन रोज की तरह चलता था, जैसे सुबह में पानी भरना, शाम को भी पानी भरना, शाम को बर्तन धोना, बच्चे को खिलाना, मतलब एक कांस्टेंट गति से डेली का उसका जीवन चरित्र चलता रहा। प्रतिदिन का रोज की तरह वही काम था, रोज की तरह। तो यही से शीर्षक का नाम रोज रख दिया गया। हमारे जो यहाँ पर लेखक है, राइटर है, जिनका नाम है अज्ञे जी, अज्ञे जी ने इस चैप्टर का नाम, शीर्षक का नाम क्यों रोज रखा वो आपको पता चल गया, क्योंकि चैप्टर के अंदर ऐसा चीज मिलने वाला है कि मालती का जो जीवन था वो रोज की तरह नियत गति से चल रहा था। रोज जैसे एक इंसान का हो जाता है ना, कोई कुछ नहीं, जिंदगी में क्या है, कैसे है, छोड़ो हटाओ, हमारे लिए तो भैया रोज का यही काम है, बस ये करो ये करो, क्या खुशी है क्या दुख है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अतः चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया? रोज रख दिया गया। क्या रख दिया गया? रोज रख दिया गया। चलिए सुनिए, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही, सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। दोपहर में लेखक स्वयं मालती के घर जाते हैं, दोपहर का समय रहता है, कहते कि जाते हैं तो वहां सांप की छाया, एकदम अजब सा लगता है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा माहौल छाया हुआ है।
सन्नाटा माहौल छाया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे, बिल्कुल मतलब कि निरस का माहौल बना हुआ है। ऐसा क्यों था, चलिए हम लोग समझते हैं। लेखक की आगमन हो रही है वहां पर, लेखक का क्या हो रहा है दोस्त, आगमन हो रहा है। अकथ्य ऐसा माहौल है जिसे कहा ना जा सके, न छूने वो जगह, एकदम कांपता हुआ माहौल बना हुआ है। प्रकंपमय, प्रकंपमय का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम कांपते हुए, समझ जाइएगा। सन्नाटा छाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस घर के अंदर अजब सा माहौल बना हुआ है, कुछ भी एकदम बिल्कुल निरस्ता, निरस्ता है इसके अंदर। चलिए देखेंगे। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। लेखक कहते हैं कि जब हम उसके घर में प्रवेश करते हैं तो मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर आ जाती है। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो जाती है। जैसे ही लेखक को वो देखती है तो थोड़ा सा अचानक से खुश होकर के फिर दुखित हो जाती है, फिर पूर्व अवस्था में आ जाती है। होता है ना, अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आया तो देख करके फिर चुप हो गए लोग, मतलब कि आ गए तो आपकी आगमन पे थोड़ा सा मतलब मुद्रा बदल गया, एक्साइटेड हो गए और फिर वापस उसी अवस्था में थोड़ी देर में चले गए। उसने कहा आ जाओ, मालती ने कहा लेखक को कि आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। जैसे होता है ना कि लेखक वहां पे आ रहे हैं तो मैं मालती, अगर मान लो कि मैं मालती हूं, मैं बोला कि आ जाओ, और लेखक क्या बोल रहे हैं उसका उत्तर का वो वेट नहीं की, वो अंदर चली गई। ठीक है, भीतर पर पहुंचकर मैंने पूछा, मैं भी उसके पीछे हो लिया। लेखक भी अंदर चले गए, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, भीतर कमरे में चले गए तो पूछ रहे हैं कि वे यहां नहीं है, तो वे किसके तरफ जा रहा है, मालती के पति की ओर इंगित किया जा रहा है। अक्सर हमारे यहाँ देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर पति लोग का पत्नियां नाम नहीं लेती हैं, ऐसा माना जाता है कि पति परमेश्वर होते हैं और उनका ये लोग नामकरण नहीं करती है। ए जी, ओ जी, वे, ये ऐसा करके संबोधन होता है। आप देखिएगा आपके घरों में, हमारे घरों में मम्मी पापा को ऐसे ही बोलती है, पापा का नाम थोड़ी रखती है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो लेखक भी कह रहे हैं कि अच्छा वे कहाँ है, वे यहाँ नहीं है क्या, तो अभी आए नहीं है, दफ्तर में ही है, ऑफिस में है। मालती कति कभी तो आए नहीं है ना, वो अभी तो ऑफिस में ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे तो आया करते हैं। कब के गए हुए हैं जी, लेखक पूछते हैं कब से गए हुए हैं, वो तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती कहती है कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। लेखक सोच रहे हैं कि मैं अगर पूछना चाहता था कि अच्छा तुम इतनी देर क्या करती हो, लेकिन लेखक फिर सोचे कि ना ना अभी तो मैं तुरंत आया इस घर में और आते आते लगातार क्वेश्चन ही पूछूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। लेखक चारों तरफ कमरे को देख रहे हैं। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती पंखा लाती है और लेखक को बेना हाँकती है। बेना हाँकना समझते हो ना, पंखा हिलाना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। फिर भी वो नहीं मानी, बोली ओ वाह, कैसे नहीं चाहिए, इतनी धूप में जो आए हो, यहाँ तो इतनी धूप में आए हो, कैसे नहीं पंखा चाहिए भाई। पंखा हिलाते रहती है कौन, मालती। मैंने कहा अच्छा लाओ तो फिर मुझे दे दो, तुम मत हिलाओ, दो मैं ही अपना पंखा खुद हिला लेता हूँ। वह शायद ना करने वाली थी, वो नहीं देने वाली थी। तभी दूसरे कमरे से शिशु की रोने की आवाज आती है। वो नहीं देने वाली थी, लेकिन अचानक से एक बच्चा के रोने का आवाज सुनाई देता है और वो चुपचाप पंखा दे देती है लेखक को कि लो भाई। और वो घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी। घुटने पर ऐसे करके नहीं उठता है आदमी, उठ गई उठ कर ऐसे आवाज करके उठ गई और भीतर चली गई बच्चे के पास। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा कितनी दुबली है। जब लेखक देखे उसको कि वाह यह क्या है, कैसी छाया है, इस घर में क्या छाया हुआ है भाई, लेखक सोच रहे हैं। मालती मेरे दूर की रिश्ते की बहन है। लो आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा मालती लेखक के रिश्ते में क्या लगती है, तो दूर के रिश्ते की बहन लगती है। ध्यान रखना दोस्त, चैट सेक्शन में सब कोई लगाओ, मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। लेखक से मालती का कैसा संबंध है, दूर के रिश्तेदार की वो बहन लगती है। चैट सेक्शन में फटाफट से सब कोई लिख दो, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। सखी मतलब मित्र समझिएगा, उसे मित्र कहना ही सही है दोस्त, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा सखी वाला ही भाव में रहे हैं। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे भी है, मार भी खाए हैं, तो इकट्ठे खेलते भी थे इकट्ठे। और हमारी पढ़ाई भी जो हुई है ना, वो भी क्या हुई है, इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वच्छता, स्वेच्छा और स्वच्छंदता रहती है।
वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। हम लोग एक मित्रता की भाव में रहे हैं, लेखक और बहन के बीच का, मालती का, ठीक है ना। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। लेखक कहते हैं कि मैं 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। लेखक मालती के घर कितने वर्ष बाद गए थे दोस्तों? 4 वर्ष बाद। नोट करना, लेखक मालती के घर कितने वर्ष बाद गए थे दोस्तों? 4 वर्ष बाद गए थे। इस चीज को भूलना मत, क्योंकि ये यहां पर पूछेगा क्वेश्चन। 4 वर्ष बाद लेखक मालती के घर गए थे। लेखक मालती के घर गए थे, मालती के घर गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था, लेखक कहते हैं कि जब मैंने उसे इससे पहले देखा था तब वह लड़की ही थी, अब तो वह विवाहित हो गई है, अब तो उसकी शादी हो गई भाई, वो तो एक बच्चे की माँ भी हो गई। वाह, इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। मैंने तो ये सोचा कि चलो वो उस समय अनमैरिड थी, अब तो मैरिड हो गई, शादी हो गई, एक बच्चे की माँ हो गई, उसके एक बच्चे भी है, सोचा कुछ परिवर्तन आया होगा। और यदि आया होगा तो कैसा परिवर्तन, क्या आया होगा परिवर्तन, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि कैसा परिवर्तन आया होगा। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, क्योंकि वो गई है तो पीठ ही ना दिखेगा जी लेखक को। यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। क्या है यार इस घर में? मालती पहले क्या थी, अब क्या हो गई? आखिर इस घर में कैसा माहौल है, कैसी छाया है, इस घर के ऊपर क्या चल रहा है कि, और विशेष करके मालती पर इसका बहुत ही ज्यादा असर दिख रहा है। मालती बच्चे को लेकर के लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैं भी नीचे बैठा था और वो भी मुझसे थोड़ी दूरी पर नीचे बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी, अच्छा वो कुर्सी पर बैठे थे, सॉरी लेखक कुर्सी पर थे। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर, सामने सामने होकर पूछा, अच्छा इसका नाम क्या है? लेखक कहते अच्छा अच्छा इसका नाम क्या है? किसका? उस बच्चा का नाम पूछ रहे हैं वो, इसका नाम क्या है? मैंने उसे बुलाया। अच्छा, मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। लेखक ने पूछा कि अच्छा इसका नाम क्या है जी? इसका मतलब किसका? उस बच्चा का। तो मालती कहती कि नाम तो इसका कुछ वैसा फिक्स वुक्स नहीं है, लेकिन टीटी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? टीटी। तो मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया, ऐसे ही गुर्रा के दाग देख रहा था। लेखक कहते हैं टीटी टीटी आजा, लेकिन वो अपनी माँ की ओर चिपक गया है, रुआंसा सा होकर, लग रहा है कि अब रोने वाला है करके वो रोने लगता है। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा, बच्चे की ओर, और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा, चुप रही। लेखक भी काफी देर तक चुप रहे। थोड़ी देर तक वो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। मैं सोच रहा था कि हम लोग बैठे हैं, इतने सालों बाद हम आए हैं, 4 साल बाद इस घर में आए हैं, तो हो सके कि मालती हमसे कुछ पूछेगी, मालती हमसे कुछ पूछेगी। मैं सोचा कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, कुछ नहीं पूछी। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं और कैसे आया हूं, यहां तक की मालती नहीं पूछी। क्या यार, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? क्या हमारे पहले के रिश्ते भूल गई? हम लोग कैसे रहते थे, क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वही कह रहे हैं लेखक कि बस 2 वर्षों में ही सारी कायनात भूल गई है। हुआ क्या था ये सब? अब मुझे दूर, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन, ऐसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसा लग रहा था कि मैं अजनबी हूं, और अगर अजनबी भी हूं, लेखक सोच रहे हैं कि अगर अजनबी भी हूं तो इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर रिश्तेदार आया है तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, उससे बात मत करो। वो बेचारा बोर फील करके तुरंत जाने का प्लान करने लगेगा वापस, कि मैं कैसे घर में आ गया, रिश्तेदार यहाँ तक कुछ खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है ना। मैंने कुछ खिन्न सा हो गया, अजीब सा मैंने बिहेव कर लिया अपना। दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। अरे मुझे पता है भाई कि मेरे आने से तुमको ज्यादा खुशी नहीं हुई है। ये मालती से कह रहे हैं, लेकिन मालती की ओर नजर मिला करके लेखक नहीं कहते हैं अरे मुझे पता है कि मेरे आने से तुमको ज्यादा खुशी होशी नहीं हुई है, ऐसे ही बोले रहे हैं। उसने एकाएक चौंक कर कहा, क्या क्या बोले? ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है। प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा।
मालती कुछ बोली ही नहीं, फिर भी मालती कुछ नहीं बोली। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते हुए उसने आंखें नीची कर ली। वो मेरी ओर देख रही थी और जैसे मैंने उसे देखा तो वह अपनी नजर झुका ली। अब देखो, फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र स्वभाव था। लेखक कहते हैं उस आंखों को मैंने देखा, उस नजर को मैंने देखा, मालती के नजरों में हमने देखा अजब सी भावनाएं थी उसके अंदर, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, मालती के भीतर कुछ कोशिश, कुछ चेष्टा हो रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की भावनाएं दिख रही थी, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की। ऐसा लग रहा था कुछ पुरानी टूटी हुई चीजें हैं जिसको जोड़ने का कोशिश, मतलब बहुत सारी नई नई भावनाएं जो पुराने वाले रूप में गतिशील करने की भावना आ रही थी। किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की कोशिश उसके अंदर दिख रही थी और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मालती की नजर में कुछ ऐसा दिख रहा था कि लगातार मालती कोशिश कर रही है पर वो सफल नहीं हो पा रही है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मालती कोशिश कर रही है पर वो नहीं हो रहा है। जैसे अगर कोई अंग बहुत दिनों से अगर स्थिर पड़ा हुआ है और अचानक आप सोचो कि इसको बहुत ज्यादा गतिशील कर ले और नहीं हो पाता है, उसी तरह का चेहरा, उसी तरह का भावना मालती के नजरों में भी सुदोस्त दिख रहा था। अब देखिए, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने छिड़ बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि बस वो जीवित है लेकिन मरी हुई है। मालती सिर्फ देखने के लिए जीवित है, उसके अंदर मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो जीवित प्राणी में, ऐसा लग रहा था। और वो चाहती है कि मैं उसे जल्दी उतार करके फेंकूं, लेकिन उतर नहीं रहा हो। उसके अंदर बहुत सारा बोझ, बहुत सारी अजीब सा प्रेशर दिख रहा था मालती के चेहरे पर। मालती के अंदर बहुत सारी भावनाएं दिख रही थी। वो चाहती थी कि मैं इससे अलग हो पाऊं, मैं इससे दूर हो जाऊं, पर वो हो नहीं पा रही थी। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। तब तक दरवाजा खटखटाने का आवाज आया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। मैं देखा कि मालती अब शायद खोलने के लिए जाए, लेकिन वो नहीं हिली। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया, जब दरवाजा दूसरी बार खटखटाया गया, तब सीसी को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। तब बचवा को गोद में से उठा करके साइड में रख दी और चली गई किवाड़ खोलने, यानी कि दरवाजा खोलने वो क्या हो जाती है, चल जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब चलिए अगला बात करते हैं। वे यानी मालती के पति आ गए। वे आ गए मतलब यानी कि मालती के क्या आ गए, पति आ गए। भाई मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक कहते हैं कि हम तो उनके पति को पहली बार देखा था। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, लेकिन परिचय हुआ बाद में हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठ करके बातचीत करने लगे। कौन कौन, लेखक और मालती के पति, जिनका नाम था भैया क्या, महेश्वर जी। मालती के पति का क्या नाम था, चैट सेक्शन में सब कोई लिख देंगे। मालती के पति का क्या नाम था, चैट सेक्शन में लिखो सब कोई, महेश्वर नाम था। परिचय इन लोगों का चल रहा था। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। महेश्वर क्या है, महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा गाल वैसा तमाचा, उनका जैसा हैसियत जैसा औकात था रहने का, वो बेचारे वैसे क्वार्टर में रहते थे। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। महेश्वर प्रातः काल कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं अपने क्लिनिक पर, सुबह 7 बजे। कितने बजे दोस्त, 7 बजे, ध्यान रखना। और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। सुबह के 7 बजे जाते हैं दोस्तों और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने के लिए भी वो कभी कभी जाते थे और कुछ सलाह देने भी वहां पर जाते थे। डेली का वही काम था उनका। उसी प्रकार के वही मरीज आया करते थे, उसी तरह के रोज सलाह दिए जाते थे, वही नुस्खे थी, वही दवाइयां थी, सब कुछ प्रतिदिन का वही था, है ना। वह स्वयं उकताए हुए हैं, एकदम बेचैन है, उकता गए। उकताना मतलब व्याकुल हो जाना, वो बेचैन हो गए हैं इसलिए। और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। और गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती थी।
फुर्सत में भी रहते थे तो बहुत ही सुस्त रहते थे, उकताए हुए थे अपने काम को कि रोज वही जाना, रोज वही पेशेंट आएंगे, रोज वही दवाई देना है, रोज वही बीमारी आएगी, और एक तो साला गर्मी इतना भयंकर है, उसके वजह से वो महेश्वर जी सुस्त रहते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना लेकर के आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी मालती? लेखक ने कहते कि भाई मैं पूछा कि तुम नहीं खाओगी या फिर खा चुकी हो? महेश्वर बोले कुछ हंस कर वह पीछे खाया करती है, वो बाद में खा लेगी। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पति 2:30 बजे तक आते हैं खाना खाने, पत्नी भैया 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, लेखक की तरफ देख करके महेश्वर जी बोलते हैं, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, बताइए आपको तो खाने में मजा नहीं आएगा साहब, क्योंकि आप तो बिना वक्त के खा रहे हैं। बताइए ये भी कोई खाना खाने का टाइम है? 2:30 बजे, आप तो सुबह से भूखे होंगे। मैंने उत्तर दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देर से खाने पर तो और अच्छा भी लगता है खाना है, देर से खाने पर तो भूख बड़ी हुई लगती है और ज्यादा आदमी दबा करके खा रहे हैं। और मालती बहन को कष्ट होगा, क्यों ऐसा क्या बोल रहे हैं? अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कोई कष्ट होगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये कॉमेंट टाइप का हो गया। अरे नहीं जी, ऐसा बात नहीं है महेश्वर साहब, ऐसा मत कहिए, देर से तो खाने पर भूख बड़ी हुई होती है और आदमी अच्छा सा भोजन कर लेता है, क्या पता मालती को कोई कष्ट हो रहा होगा। फिर मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा रोज होता है। मालती कहती है कि मेरे लिए नई बात नहीं है 3 बजे 2:30 बजे खाना, मेरे लिए तो ऐसा रोज होता है, रोज। फोकस ऑन दी वर्ड, फोकस करो दोस्त वर्ड पर, मेरे लिए रोज होता है, शायद यही रोज कई बार रिपीट होने वाला है, इसीलिए चैप्टर का नाम, शीर्षक का नाम रखा गया है रोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बस आराम से सुनते चलो, बहुत ही मजा आएगा। जो चैप्टर समझ लिया उसका एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव छूटने वाला दोस्त नहीं है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा, लेखक कहते कह रहे ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है, पता नहीं क्यों रोते रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। मालती बोलती है, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। लो, अब डांटी तो फिर वो रोने लगा बेचारा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया, जमीन पर उस बच्चे को बैठा दिया और बोली, अच्छा ले जा, रो ले, जितना रोना है रो ले। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई, चल जाती है आंगन में रोटी लाने के लिए। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। जब लेखक और महेश्वर साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे ना, तो भोजन समाप्त हुआ तो कितने बज रहे थे दोस्त? 3 बज रहे थे। एक बार साथियों जम करके सब कोई लाइक कर दो, और 1000+ लाइक अभी तुरंत कर दो। अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो। जब लेखक ने भोजन समाप्त किया तो समय 3 बज रहा था शाम का। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हैं, मुझे जाना है जल्दी अस्पताल, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। क्या हो गया है? गैंग्रीन। अब आप कहोगे सर गैंग्रीन क्या है? दोस्त मैंने आपको बताया, गैंग्रीन एक भयानक सी बीमारी होती है जो इस तरह का रूप ले लेती है। आप देख रहे हो ना, गैंग्रीन हाथों में, पैर की उंगलियों में हो जाता है, कांटे चुभ जाने से इस तरह की भयानक जला हो जाएगा, अंदर पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत ही बुरा बीमारी है। इसमें लेखक के साथ महेश्वर कहते हैं कि अरे मुझे तो जल्दी जाना है भाई, बड़ी चिंताजनक केस आने वाला है आज, 2 को तो हो सके तो टांगे काटना पड़ जाएगा, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वो कह करके चले गए। मालती किवाड़ बंद करके चली आई, दरवाजा बंद कर दी और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब तो जाओ खाना खा लो। वो आकर के दरवाजा बंद करके बैठने वाली थी, तब लेखक ने कहा, अरे जाओ तुम भी तो खाना खा लो, मैंने उतनी देर टीटी से खेलता हूं, तब तक तुम जाओ खाना खा लो, मैं बच्चे को संभालता हूं। वह बोली, मैं खा लूंगी, टेंशन मत लो, मेरे खाने की कौन सी बात है। किंतु चली गई। ये बात करके वो चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। वह कुछ देर के लिए दोस्त क्या हो गया? शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, आहा 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। मतलब मालती थकी सी आवाज में कहती है, मतलब डेली का वही चीज था। ओह 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद उसका कोई काम हुआ। ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, बहुत बड़ा काम हो गया है मालती का। थोड़ी देर ही मालती में फिर आ गई, थोड़ी देर में ही मालती फिर क्या हो जाती है? वापस आ जाती है।
मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था खाना, सब कुछ तो बोली बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैंने ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा या नहीं, यो ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। लेखक कहते हैं कि कुछ बचा भी था खाना या फिर सब खत्म था, तो नहीं नहीं बहुत था। तो लेखक कहते हैं हाँ बहुत क्या था, भाजी तो सब मैंने ही खा गया था, बड़ा रोब जमाने आई हो बोल रही है कि बहुत था। लेखक ऐसा हंस करके बोलते हैं। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2 दिन में हो जाए। मालती से पूछते हैं कि कोई नौकर वोकर नहीं है जी, तो कहा कोई ठीक मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, लेखक पूछते हैं बर्तन भी तुम ही मांजती हो, तो और कौन मांजेगा, कहकर मालती क्षण भर के लिए आंगन में चल जाती है। मैंने पूछा कहाँ गई थी, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे। मालती कहती आज तो पानी ही नहीं है, बताओ कैसे मैं बर्तन धोऊंगी। क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं है, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे, बताओ आज शाम को 7 बजे पानी आएगा तब ना बर्तन धोएंगे हम, रोज ही होता है ऐसा। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हो गई। लेखक कहते हैं चलो भाई कम से कम 7 बजे तक तो तू आराम करो। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, ठीक है क्या हुई। लेखक मन में सोच रहे थे कि बताओ अब तो 7 बजे पानी आएगा तो फिर ये खाना वाना, खाना खिलाना बनाना सब कुछ, फिर इसके रात को 11 बज जाएगा, क्या छुट्टी हुई, खाक छुट्टी हुई। या उसने कहा मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। अच्छा वो बोली, मालती बोलती कि छुट्टी का क्या खाक हुई, मेरे तो रात के 11 बज जाएंगे, काम करने पड़ जाते 11 बजे तक, छुट्टी का क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और टीटी अचानक से फिर रोने लगता है, मालती के पास जाने की चेष्टा करता है अपने माँ के पास। मैंने उसे मालती को दे दिया। थोड़ी देर फिर मैं चुप रहा, मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली। लेखक अपने जेब से नोटबुक निकालते हैं और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे। तब अचानक से मालती पूछती ओ यहाँ कैसे आए। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, अब पूछ रही हो कैसे आए, बड़ा आई है पूछने वाली, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने आया बताओ। तो 1-2 दिन रहोगे ना, मालती पूछती है तो 1-2 दिन रहोगे ना। और नहीं कल चला जाऊंगा। लेखक कहते हैं कि नहीं कल चला जाऊंगा। तो एक गाना याद आता है कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, है ना। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई कि ओह कल चले जाओगे। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। लेखक फिर अपने नोटबुक की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। बताओ बात भी क्या की जाए। अब देखो मैं तो आया हूँ मालती से मिलने के लिए, मालती यहाँ बैठी हुई है और मैं इधर नोटबुक निकाल के पढ़ रहा हूँ। बताओ ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आखिर बात करूँ तो करूँ भी क्या, वो तो बात करती भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। लेखक कह रहे हैं कि अरे बाप रे, मैं भी उसी माहौल में ढलने लगा, मैं भी अज्ञात बस। वहां पर क्या था ना कि जिस तरह से मालती के घर का जिस जो सांप की छाया पड़ी हुई थी, एकदम बिल्कुल निरस्ता माहौल वहां पर हुआ था। जो कोई भी वहां पर जाता है ना उसी माहौल में ढलने लगता है। लेखक खुद कहते हैं कि मेरा भी माहौल वैसा ही होने लगा धीरे धीरे। मतलब मालती के घर का वातावरण भी बोझिल सा था, नीरस था, निर्जीव था। मतलब अजीब सी सांप की छाया मंडरा रही थी। वातावरण में उल्लास, अपनापन, प्रेम भावना तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना। थोड़ा सा भी प्रेम वहां पर नहीं था, थोड़ा सा भी, मतलब अजीब सा माहौल था। और मैं भी उसी माहौल में धीरे धीरे बंधने लगा हूं, ढलने लगा हूं। ऐसा कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं। मैं भी मानो नीरस होते जा रहा हूं, निर्जीव होते जा रहा हूं, है ना। जैसे हाँ, या जैसे मतलब यहाँ का घर, जैसे मालती, जैसे उसका परिवार, मैं भी उसी तरह होने लगा हूँ। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक कहते हैं कि मालती तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब उताब तो नहीं ना दिख रहा, किताब उताब तो दिख ही नहीं रहा था कहीं पे। कहते यहाँ, मालती कहते कि यहाँ पे, थोड़ा हंस दी। वो हंस कर कह रहे थे कि यहाँ पढ़ने को है क्या, बताओ तो यहाँ पर पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ तुमको पुस्तकें भेजूंगा, ठीक है। और वार्तालाप फिर वहां पर समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो।
लारी में मतलब कि गाड़ी से आए हो या पैदल आए हो? तो वो कहते हैं लेखक कि हम पैदल आए हैं। इतनी दूर, बाप रे, बहुत बड़ी हिम्मत की हो, बहुत बड़ी हिम्मत किए हो आप कि पैदल आ गए हो। आखिर तुमसे तो मिलने आया हूँ। लेखक कहते हैं कि आखिर तो तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली भी पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस वही सब है। मतलब ऐसा बोल करके मालती क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। फिर बोली तब तो तुम थके होंगे, जाओ लेट जाओ तुम। लेखक कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थका मैं। कहती है रहने भी दो, थके नहीं हो क्या, आए हो बड़ा बोलने। और तुम क्या करोगी? लेखक कहते अच्छा और तुम क्या करोगी? तो मैं बर्तन जाके मांज कर रख देती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। लेखक वाह कह दिए, उनके पास और कोई शब्द भी नहीं था। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर के गई। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। लेट करके वो ऊपर छत की ओर देख रहे हैं लेखक। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन आवाज। बर्तन मांज रही थी। कौन? बर्तन मांजना समझते हो ना, अपने घरों में भी बर्तन मांजे जाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है। खन खन की आवाज सुन करके एक विचित्र सा स्वर सुनाई दे रहा है लेखक के कानों में, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। मैंने ऊँघने लगा। लेखक धीरे धीरे ऊंघाई में आने लगे, उनको नींद सा आने लगा। एकाएक एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई, उनकी ऊँघाई टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा। एकाएक सब शांत हो गया, लेखक मौन में सुनने लगे। क्या हो रहा है भाई? वो क्या रहा है, देखो चल क्या रहा है। उस मौन में सुनने चार खड़क रहे थे, चार खड़क रहे थे, यानी कि 4 बज रहे थे। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहां 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन निरस यंत्रवत थके हुए स्वर में कहती है 4 बज गए। फिर लेखक कहते हैं कि फिर वही आवाज सुनता हूं जैसे कुछ देर पहले मालती बोली थी। अरे बाप रे, 3 बज गए। उसी तरह से फिर कहती है कि बाप रे, चलो 4 बज गए। मतलब अजीब सा वो आवाज जिसके अंदर कोई मतलब रस नहीं था। थके हुए स्वर में वो कहती है कि 4 बज गए। मानो इसे, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में वह उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। मालती का जीवन बिल्कुल मशीन की तरह चल रहा था। मतलब एक नियत गति से, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता हो, उस तरह से चल रहा था। विश्रांत स्वर में कहता है मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। मतलब एक मशीन की तरह इसकी जीवन नियत गति से चल रही थी मालती का रोज का। 3 बज गए, 4 बज गए, मतलब कांस्टेंट स्पीड की जैसे मोटर गाड़ी का स्पीडोमीटर का काम है दूरी का मापना, वैसे ही इसका बस समय मापना। 3 बज गए, 4 बज गए, और पता नहीं लेखक को अचानक से नींद आ जाती है। तब 6 कब के बज चुके थे, 6 बज गया था। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। अचानक से लेखक को आहट होती कि कोई आया होता है, तो उनका अचानक से नींद टूट जाता है और पता चल जाता है कि कोई आया है। और महेश्वर आ गए हैं, महेश्वर लौट आए हैं। उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए हैं, मेरी कुली भी है। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, मुझे याद आया पानी नहीं होगा। लेखक नींद से उठे थे तो सोचे कि चलो मुंह धोने के लिए मैं पानी मांगू, लेकिन अचानक से याद आया कि अरे पानी तो नहीं है ना। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर की जी, काहे इतना देर हुआ, बड़ी देर किए? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वरों में कहा हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन ही करना पड़ा जी, क्या करे लेट हो ही गया। एक कराया हूँ, एक एक तो ऑपरेशन कराया हूँ और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ, क्या कीजिएगा, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन कर, एक को ऑपरेशन किया हूं और एक को बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है एम्बुलेंस से, ऐसे बोलते हैं। मैंने पूछा ये गैंग्रीन कैसे हो गया? लेखक कहते कि मैं पूछा कि गैंग्रीन हो गया कैसे उसको? तो एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। महेश्वर कहते कि अरे यहाँ के लोग बड़े लापरवाह होते हैं जी, एक कांटा चुभ गया था, उसी से हो गया था। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? लेखक कहते कि महेश्वर जी से कि अच्छा आपको मतलब केस अच्छा खासा मिल जाता है, आय के लिहाज से इनकम मतलब हो जाता है आपको उतना? तो बोले कि हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी चल ही जाता है, अपना काम भर पेट चल जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है,
कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े। यह भी कोई डॉक्टर ही है जी कि कांटा चुभ गया तो टांगे काट दो? ये कौन सी डॉक्टर ही है? हर दूसरे दिन तीसरे दिन पे किसी का बाह काटाते हैं, किसी का टांग काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। यही तो अभ्यास करते हैं, ये कौन सी डॉक्टर ही है? महेश्वर हंस के बोलते हैं, न काटे तो उसका जान गवाए, नहीं काटेंगे तो उसका जान चल जाएगा। हाँ, पहले दुनिया में कांटे नहीं होते थे क्या? मालती कहती है कि अच्छा, पहले दुनिया में कांटे नहीं होते थे क्या? पहले के लोगों को गैंग्रीन नहीं होता था क्या? है, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे चुभने से लोग मर जाते हैं, गोड़ काट दो, पैर काट दो, टांग काट दो, हाथ काट दो, ये क्या? महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, देख लो। लेखक की तरफ बोल करके बोलती है, देख करके बोलती है कि ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, रोज। तो रोज नाम से ध्यान रखना दोस्त, क्या हो जाएगा? रोज से क्या हो जाएगा? शीर्षक का नाम आ रहा है। मैं तो रोज ऐसी ही बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। मर मुर जाए मतलब कि ओरिया जाए। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी ऐसा सुन करके कि टांग काट दिए, बाप रे, डर सा लगता था, नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अब तो रोज सुनने की आदत हो गया, मर मुर जाता है तब वो ख्याल नहीं आता है। मालती ने कहा, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, यानी कि नल खुला था, पानी आने लगा। मालती ने कहा, अरे पानी, और उठ करके वो जल्दी से चली, अरे पानी आ गया, चलो। वो जल्दी से चली जाती है। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोने लगे हैं, तब आवाज आ रही थी बर्तन धोने की, तब फाइनली लेखक कहते हैं कि तब हमें पता चला कि अब बर्तन धोने लगी है। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर के मेरी ओर देख रहा था। टीटी, बच्चा का नाम क्या था? टीटी था। वो क्या था? महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर के लेखक को देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ करके मालती की ओर खिसकता हुआ चला जा रहा था। महेश्वर ने कहा, ए उधर मत जा, इधर आओ, उधर मत जाओ, और उसे गोद में उठा लिया महेश्वर। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला करके फिर रोने लगा। फिर रोने लगा वो। महेश्वर बोले, अब रो रो करके सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी, सो जा। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। लेखक पूछते हैं कि आप लोग भीतर सोते हैं? इतनी गर्मी होती है, कैसे भीतर सोते होंगे? अरे होने के तो मच्छर भी होते हैं जी बहुत, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाएगा बताइए? अब के नीचे जाएंगे तो चरपाई ले आएंगे। फिर कुछ का रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना तो लाभ होगा ना। चलो, लोहा का पलंग है, कौन बाहर लेकर के जाएगा, लेकिन आज हम लोग बाहर सोएंगे, आप आए हैं तो कम से कम इस बहाने भी तो हम लोग बाहर सोएंगे। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, टीटी अभी तक बेचारा रो ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, रुकिए रुकिए, अकेले मत खींचिए, मैं भी मदद कर देता हूँ। और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए गए, बाहर हो गया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए कुछ उपयुक्त विषय न पा करके उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से हम लोग खेलने लगे थे। कोई बात करने का टॉपिक था नहीं, तो हम लोग क्या करने लगे? टीटी से बातें करने लगे, उसके साथ खेलने लगे। बाहर आकर के वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। मतलब अचानक सा चुप है और अचानक से कोई चीज याद आता है तो वो रोने लगता है, अचानक से रोने लगता है, और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हम लोग भी हंस पड़ते थे कि इसको हो क्या गया, अचानक से चुप हो रहा था, अचानक से वो रो रहा था। महेश्वर भी कुछ बारे में कुछ कह देते थे। मालती बर्तन धो ली थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा कि अरे देखना, वो थोड़ा सा आम लाया हूं, वो भी धो लेना। महेश्वर कहते कि अरे देखना मालती, वो थोड़ा सा आम लेकर के आया था, उसको भी धो देना, ठीक है? तो पूछती है मालती, कहाँ है? वो अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे होंगे। आम किस में लिपटे हुए थे दोस्त? कागज में लिपटे हुए थे। ध्यान रखना दोस्त, ये कागज जो है ना, बड़ी काम का चीज होने वाला है। मालती ने भीतर जाकर के आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। मालती अपने इस आंचल में डाल लेती है आम को। किसको? आम को। जिस कागज में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। वो कागज क्या था दोस्त? पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी, चल रही थी और धीरे धीरे पढ़ रही थी। ऐसा होता है ना कि कोई चलता है तो पेपर पढ़ते जाता है। वह नल के पास जा करके खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर के फेंक करके चलो अब आम धोने लगती है। फिर आम धोने लगती है। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी। लेखक कहते कि मुझे अचानक से याद आता है, बहुत दिनों की बात थी जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे।
जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो जाने के बाद चोरी चुपके से क्लास से बाहर निकल जाना। लेखक को अपना वो दिन याद आता है जब वो लोग हाजिरी बताते थे केवल, और फिर वो बाहर निकल जाते थे किसी तरह से। भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ना, छोटे छोटे आम हुआ करते थे ना, वही तोड़ना इन लोगों का हरकत था। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग जाता तो मालती नहीं आ पाती थी, और जब मैं खिन मिन लौट आया करता था। कह रहे हैं लेखक कि जब मैं भाग जाता था मालती नहीं आ पाती थी मेरे साथ पीछे पीछे, तो हम भी वहां से वापस भाग आते थे, मुंह लटकार करके आते थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी वो, उसके माता पिता बड़ी तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे तुम समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार करके चमड़ी उधेड़ दूंगा। सोच लो, लेखक पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि एक दिन मालती के पिताजी ने मालती को एक किताब ला करके दी और बोले कि प्रतिदिन बेटा रोज 20 पेज पढ़ाना, नहीं पढ़ी तो सोच लेना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य है उसके 10 पन्ने फाड़ करके फेंकने लगी। 10 पन्ने 20 पेज रोज क्या करने लगी मालती? फेंकने लगी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती, वो खेल अपना खेलती थी लेकिन डेली 10-20 पाना फाड़ करके फेंकती थी, गेम खेला करती थी। जब 8वें दिन उसके पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोलती है मुंह लटका करके, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसे बोलती है। किताब मैं फाड़ करके फेंक दी हूं, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसे स्वर में बोलती है। कौन? मालती। उसके बाद वह बहुत पिटती है, बहुत पिटती है, पिताजी उसको बहुत पिटती है। पर वह तो अलग बात है, चलो वो एक समय था। लेकिन इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती जो किस तरह की थी और क्या से क्या हो गई, देखते देखते मालती आज कितनी सीधी हो गई है बताओ। जो 10-20 पन्ने रोज फाड़ करके फेंका करती थी, वह आज एक पेपर के टुकड़े को तरस रही है पढ़ने के लिए। मालती को आखिर हुआ क्या? मालती में इतना इस तरह का परिवर्तन क्या? कितनी शांत हो गई कि एक अखबार के टुकड़े को तरसती है? यह क्या है? वाह। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? अच्छा बस अभी बनाती हूँ। मालती कहती अच्छा अभी बस बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत ही विस्तृत हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ा करके रोने लगा। जैसे ही मालती जाना चाहती है किचन की तरफ में, तब तक फिर रोने लगा ये बच्चा। आप लोग सुनो, सीखो, इस चीजों को समझना दोस्त। रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर के चली गई, रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरी तरफ से कई छोटे बटे डिब्बे उठा करके अपने काम कर रही थी। देखो, एक माँ के लिए एक बच्चे को संभालना और काम करना कितना कठिन होता है दोस्त। इसलिए माँ का हमेशा कदर करे। नारे 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 नारो नारे नारे ना, है ना, समझ रहे हो? माँ का हमेशा कदर कीजिएगा। माँ से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं होता, है ना। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम और महेश्वर, लेखक कहते कि मैं और महेश्वर हम लोग बैठ गए और कुछ कुछ ऐसे ही वार्तालापें होने लगी, कुछ चीजों का इंतजार कि भोजन कब आएगा, क्या होगा, कुछ कुछ ऐसे ही। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट भी गए थे भैया, और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। उसको छोटा सा चौपोता होता है ना, उसको बिछा करके लेटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक करके उठ जाता था अचानक से टीटी। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, महेश्वर जी आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल करके आए हैं। लेखक कितने मील पैदल चल करके आए हैं दोस्त? 18 मील। कितने? 18 मील पैदल चल करके आए थे। कौन? लेखक। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। लेखक कहते हैं, महेश्वर कहते हैं कि देखिए थके तो आप भी होंगे, 18 मील पैदल चल करके आए हैं, और थका तो भैया मैं भी हूं। ये इतनी रास्ता चल करके आप आए हैं, बताइए, है ना। मैं चुप रहा। लेखक कहते हैं मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, पता चला वह ऊँघ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। रात को 10:30 बज रहे थे और मालती क्या कर रही थी दोस्त? भोजन कर रही थी। मालती क्या कर रही थी? भोजन कर रही थी। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं।
मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लेकिन धीरे धीरे खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं खोई हुई है और धीरे धीरे रोटी का एक एक कवर उठा करके खा रही है। आदमी होता है ना कि जब खा रहा होता है तो कुछ सोच रहा होता है और फिर खाना खा रहा होता है, उस साइड टाइप का माहौल बना हुआ है। फिर भी मैं उधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। लेखक कहते हैं कि मैं आराम से हो गया और फिर मैं आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनव्न था। आकाश क्या था? अनव्र था। देखिए, पूर्णिमा की रात थी और आकाश में बादलों का नामो निशान बिल्कुल नहीं था। ऐसे में दिन के समय अत्यंत शुष्क और नीरस दिखने वाली स्लेट की छत चांदनी में चमक रही थी दोस्त, तथा अत्यंत शीतल प्रतीत हो रही थी। एकदम ठंडा सा हवा प्रतीत हो रहा था, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदनी छत से बहती हुई आ रही हो। चांदनी छत से बहती हुई आ रही हो, किसी झरने की तरह झर रही हो। गर्मी के कारण सूख चुके चिड़ के पेड़ हवा चलने से गाते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे वो कोई कोमल राग गा रहे हो। क्या गा रहे हो? कोमल राग गा रहे होते हैं। करुणापूर्ण तथा आवेशपूर्ण नहीं था, लेकिन अशांति में था। लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि चांदनी छत से बहती हुई आ रहा है, जैसे झरना की तरह। गर्मी के कारण तो चिड़ के पेड़ सूख गए थे, लेकिन हवा आ रहा था बड़ी ही शीतल सा, बड़ी ही शीतल, और लग रहा था कि कुछ आ रहे हैं ये। सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन सबसे चीज बेकार यह था कि यह अशांति में लग रहा था, अशांति की तरह लग रहा था। धुंधले नीले आकाश में जो चमगादड़े शब्द रहित उड़ रहे थे, कोई शब्द नहीं था, वे भी सुंदर दिख रही थी। दिन भर की तपन, थकान और तथा गर्मी पहाड़ों से दूर होकर के वातावरण में खोई जा रही थी। वही छोटे छोटे पर्वतों पर उगे चिड़ के वृक्ष उनकी भुजाएं प्रतीत हो रहे थे, जैसे आकाश की ओर फैल रही थी। पर यह सब मैंने देखा, ये सारी चीजें सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। लेखक कहते हैं कि ये सारी चीजें सब मैंने देखा, अकेले मैंने। महेश्वर तो ऊँघ रहे थे, उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मालती उस समय तो भोजन में डूबी हुई है। दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी मालती। मतलब ये जितना अच्छा अच्छा चीज दिखा, ये सिर्फ मुझे ही दिखा। महेश्वर तो इस माहौल में बंधे हुए हैं, महेश्वर को ये क्यों नहीं दिखा? क्योंकि महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती तो बेचारी रोज की तरह अपने नियत जीवन गति की तरफ लगी हुई है। खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद फिर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। मैं कहने वाला था कि 11 बजने वाले, तो धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज इतने बज जाते हैं मेरे, रोज मेरे इतने बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं? रोज के 11 बज जाते हैं। तो रोज शब्द रोज रखा गया। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। दोस्त, अगर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम्स में कि मालती का जीवन किस तरह से बहता जा रहा था, तो नियत गति से। दोस्तों, चैट सेक्शन में लिखो, किस गति से? नियत गति से। ध्यान रखिएगा मेरे कहने पर कि हाँ, मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो इस तरह से बहता जा रहा था कि वो इंतजार नहीं कर रहा था खुशियों का, चंद्रमा की वो चांदनी, कुछ नहीं, किसी के लिए इंतजार नहीं। वह रोज नियत गति से बहता जा रहा था। मालती का जीवन इस तरह से हो गया था। बहुत ही मतलब बेकार कहा जाए बेचारी पर, बहुत मतलब एक सोचिए स्त्री जीवन किस तरह का है। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा कि अरे कितनी चांदनी अच्छी रात है, जरा देखते हैं कि ये बच्चे कैसे दिखते हैं इस चांदनी रात में। और एकाएक मानो किसी से स्वोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। मैं सोचा कि मैं देखता हूं कि टीटी कैसा लग रहा है, तब तक अचानक टीटी नीचे से भाग से गिर जाता है। पलंग से कहां आ जाता है? नीचे। अचानक से वो गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। महेश्वर चौंक करके उठ गए। अरे क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई छोड़ करके बाहर आई। खट दी आवाज आया, चोट लगा उसको, और करुणा भरे स्वरों में कहा, ओह चोट तो बड़ी लगी होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में तुरंत हो गया। मैं सोचा कि अभी तुरंत मैं देखता हूं इस चांदनी रात में ये छोटा सा बच्चा कैसा दिख रहा होगा। पल भर नहीं लगा, तुरंत अभी दिखने ही वाला था, तब तक टीटी पलंग से धड़ दे नीचे गिर गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा। खट दी आवाज आई, ओह चोट तो जरूर लगा होगा। महेश्वर उठ गए। क्या हुआ? मैं भी उठ गया और मालती भी दौड़ करके आ गई। एक छोटे क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। मैं आश्चर्य रह गया।
फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, मेरे मन के अंदर ये आवाज आई, मां, युवती मां, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो। ओ सॉरी, मालती जब आई दौड़कर तो मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, खिलाओ मेरा बच्चा दो। मालती हाथ में लेने ही वाली थी और बोल रही है कि इसकी चोटें तो लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है ये। फिर ये बात लेखक सुने और मन ही मन एक आवाज आई लेखक को कि अरे मां, तुम आखिर यह तुम्हारे हृदय को क्या हुआ जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो। तुम कैसी मां हो गई, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन अभी तुम्हारे आगे है तब ऐसे बोल रही हो कि एक छोटा सा बच्चा गिरा तो कैसे बोल रही हो। क्या हो गया है तुम्हारे इस जीवन को। मालती का जीवन आखिर इस तरह क्यों हो गया, जो नियत गति से रोज चलता जा रहा था अपने प्यारा सा एक मासूम सा बच्चा के लिए, किसे तो रोज चोट लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। लेखक स्तब्ध रह गए, आखिर हुआ क्या, सारा जीवन अभी भरा पड़ा हुआ है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है, वह भावना सही है। मैंने देखा कि सचमुच उस परिवार में, उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर रही है, घर के अंदर है, जो उनके जीवन की इस पहले ही भवन में घून लग गया है। सोचिए, धीरे धीरे उनको बर्बाद करने की तरफ भिड़ गया है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। लेखक कहते हैं कि अब यकीन हो गया इस घर के अंदर बहुत ही बुरी भयंकर छाया है, जिस पूरे भयंकर छाया में इस सब परिवार बंधे हुए हैं। मैं भी उस छाया को देख लिया फाइनली। लेखक कहते हैं इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी, फिर भी सब कुछ शांत हो गया। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघने लगे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। मालती लेटी हुई थी और टीटी भी बेचारा चिपका हुआ था, बच्चा मां के गोद से लिपटा हुआ था और फिर चुप हो गया था। कभी कभी एकाध सिसकी उसके हो जाते थे, सिसकी ले लेता था, ऐसा ऐसा कर रहा था, छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। मालती आखिर किसको देख रही है, चंद्रिका को देख रही है कि तारों को देख रही है। तभी 11 का घंटा बजा, फिर 11 बज गए, लास्टली अंतिम कितना 11 बजा। क्वेश्चन पूछेगा, रात्रि के लास्ट अंतिम जो समय हुआ भैया कितने बज रहे थे, 11 बज रहे थे। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात अचानक से, मेरा भी नींद आ रहा था, मेरी भी आंखें भारी हो रही थी, किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। मैं भी तुरंत मालती की ओर देखा। मैं भी क्या किया, मैं भी तुरंत मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। फिर अचानक से वो कहती है, वही भावना, 3 बज गए, 4 बज गए, थके हुए फिर वही स्वर में कहती है, जा 11 बज गए। क्या हो गए, 11 बज गए। तो साथियों, ये रहा आज रोज चैप्टर का पूरा हिंदी अर्थ, ठीक है ना। रोज चैप्टर आपने पढ़ ही लिया फाइनली, तो समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं बताओ। हर घंटे बाद घंटा बजता है। मालती का जीवन कुछ इस तरह से फिक्स रहता था, 3 बज गया, 4 बज गया, इसी तरह से रात को फाइनली 11 बज जाता है। मालती का यह जीवन 11 बजे लास्टली। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर, आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा मत, ठीक है ना। मालती का जीवन किस प्रकार बहा जा रहा था दोस्त, नियत गति से बहा जा रहा था। लेखक ने किसे गाते हुए महसूस किया था, लेखक ने वृक्ष को गाते हुए महसूस किया था। लेखक ने महसूस किया था, लेकिन उसको महेश्वर महसूस नहीं किए थे, ना तो मालती महसूस की थी, ठीक ना। पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था दोस्त, बताओ सब कोई चैट सेक्शन में। पानी चले जाने पर मालती को रात कितने बजे तक काम करने पड़ते थे, बताइए तो। 11 बजे तक, वेरी गुड। मालती को रात 11 बजे तक काम करने पड़ जाते थे। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वो एक डॉक्टर थे, वो भी गैंग्रीन से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आते हैं, 4 वर्ष बाद दोस्तों। कितने वर्ष बाद,
4 वर्ष बाद वो मिलने आते हैं। लेखक क्या देखकर सोचने लगे कि यह कैसी छाया है इस घर में और कैसी छाई हुई है। क्या देख करके वो सोचने लगते हैं? मालती का दुबला शरीर देख करके वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। महेश्वर कौन से फल लाए थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महेश्वर आखिर कौन सा फल लाए थे, तो आपको बताना होगा कि महेश्वर वो आम के फल लाए थे। कौन से फल लाए थे? आम के फल लाए थे। लेखक ने वहां से वापस जाकर क्या भेजने की बात कही? लेखक मालती से कहती कि अच्छा रुको, मैं इस बार वापस जाऊंगा तो मैं तुमको भेजूंगा। क्या भेजूंगा दोस्त? किताब, पुस्तकें भेजने की बात कही थी उन्होंने। क्या भेजने की बात कही थी? पुस्तकें भेजने की बात कही थी, ध्यान रखिएगा। चलो जी, कैसा लगा? अच्छा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पढ़ते रहो मेरे साथियों। लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को भाई प्यार दुलार देते रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। सब कोई, जितने दोस्त अभी हमारे देख रहे हैं ना, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, ठीक है ना। आज का देखिए एक ही सेशन में हम लोग पूरे पढ़ लिए कि आखिर मालती का जीवन चरित्र किस तरह का था और गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो कांटे चुभ जाने से हो जाती है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सर। कमेंट करके आप सब कोई बताइएगा आज के सेशन को, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आप सब कोई वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब पे ना, तो फिर तुरंत आप लोग फटाफट से कमेंट करना, एकदम अच्छा वाला, मस्त लगे पढ़ के, एकदम मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार एक ही सांस में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, विदाउट ब्रेक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए हम लगातार यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए और जितना हो सके आप अपने इस चैनल साइंस संग्रह को प्यार दुलार हमेशा से देते रहो। थैंक यू सो मच। पूरे बिहार में तो हल्का मचाना है दोस्तों, आपके वजह से आप अपने दोस्तों तक शेयर करो। जैसे आपको पढ़ करके अच्छा लग रहा है वैसे ही आपके दोस्तों को पढ़ करके भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप दूसरे का भला करोगे तो आपका भी भला होगा दोस्तों, ठीक है ना। और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप अपने घर पर ही रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहें। जो भी गाइडलाइंस है उसका जरूर पालन करें, ठीक है ना। ये मतलब बचना तो है भाई, बचना है ना। बाय बाय, चलो गुड नाइट। और प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर आप लोग। थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं फिर से बताना भूल गया, आज फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको हिंदी वाला वो लेना होगा ना, हिंदी का अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो वो आपको लेना पड़ेगा, ले लीजिए। हिंदी का कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, जो आपके लिए पूरे एग्जाम तक हम करवाएंगे। पूरे एग्जाम तक कम से कम 200 टेस्ट हमारा टारगेट है लेने का, 200 टेस्ट है। आपको ये प्ले स्टोर से साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और उसके बाद जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके ओपन कीजिएगा ऐप, तो इंटरफेस पे आपको स्टोर बटन दिखेगा, उसके अंदर जाइएगा, कोर्स दिखेगा, फटाफट से जाकर के उसे परचेज कर लीजिए। 200 टेस्ट हमारा लेने के टारगेट है एग्जाम तक, पूरे साल जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा दोस्त, तब तक हम लगातार टेस्ट उसमें लेते रहेंगे। तो एक बार लीजिए और पूरे साल टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसे जरूर ले लेना आप लोग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।